नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेखा थाना क्षेत्र के मारर गांव में घर के अंदर पिस्टल सीखने के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत। बेनीपट्टी के अरेर में बीडीओ महेश्वर पंडित ने आधा दर्जन से अधिक खाद्य दुकानों का किया औचक निरीक्षण, कई शिकायतें आई सामने। आरएनजे डिग्री कॉलेज मधवापुर में शासी निकाय की हुई बैठक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दों पर हुई चर्चा। जिला प्रभारी मंत्री लेसी सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन समिति की बैठक हुई आयोजित। जयनगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने की प्रेस वार्ता। ग्लोबल हेल्थ केयर डायबिटीज रिसर्च सेंटर रहमगंज दरभंगा के चिकित्सकों ने कलवाही पुस्तकालय चौक पर लगाया डायबिटीज जागरूकता अभियान के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। निजी विद्यालयों में अपार कार्ड बनाने की योजना से शिक्षक और छात्र छात्राओं को हो रही परेशानी। प्रगति शोध फाउंडेशन व भोजपुरी साहित्य विकास मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए डीबी कॉलेज के युवा शिक्षाविद डॉक्टर शैलेश सिंह चौधरी। छब्बीस जनवरी को इंडिया गेट नई दिल्ली राजपथ पर झिझिया करती नजर आएगी मधुबनी बॉलीवुड डांस स्कूल की बिटिया ग्रुप। मधवापुर के डिग्री कॉलेज मैदान में 22 दिसंबर को शुरू होगा वीर शिवाजी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। 8 राज्यों से क्रिकेट खिलाड़ी होंगे शामिल। और बिस्वी प्रखंड में 17 दिसंबर से 10 दिवसीय विष्णु महायज्ञ का हो रहा शुभारंभ, अंतिम चरण में तैयारी। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में गोलीबारी की घटना लगातार आम होती जा रही है। हर दूसरे दिन किसी न किसी क्षेत्र से गोली चलने या गोली चलने से मौत होने की खबर सामने आती है। ताजा मामला रेखा थाना क्षेत्र के मारर गांव का है, जहां 3 युवक अपने घर के अंदर पार्टी कर रहे थे और पिस्टल सीखने के दौरान एक के हाथ से गोली चली जो सीधा पेट में जा लगी। इस घटना के बाद आनन फानन में उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सक ने आगे रेफर कर दिया। परिजनों के द्वारा एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान अजीत पासवान के रूप में की गई है। इस मामले की पूरी जानकारी मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर मृतक की मां के बयान के आधार पर 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें एक की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं एसपी के निर्देश पर गठित पुलिस पदाधिकारियों की टीम के द्वारा अन्य की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शनिवार की संध्या रेखा थाना क्षेत्र के मारर गांव के घर के अंदर कुछ युवक पार्टी कर रहे थे। 3 युवकों द्वारा किए जा रहे इस पार्टी में पिस्टल सीखने के दौरान गोली चल गई। यह गोली एक युवक को जा लगी, जिससे वह लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। अधिक घायल देख परिजन आनन फानन में सदर अस्पताल इलाज को लेकर आए, लेकिन चिकित्सकों ने देखते हुए गंभीर स्थिति को आगे रेफर कर दिया। रेफर के दौरान परिजन ने शहर के निजी अस्पताल लेकर गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान अजीत पासवान के रूप में हुई है। वहीं इस घटना से रेखा थाना, राजनगर थाना, खजौली थाना घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए।
मृतक की मां मंजू देवी ने रहिका थाना में फर्ज बयान दिया। उसमें 4 युवकों को नामजद किया गया। वहीं इस मामले को लेकर तीनों थाना पुलिस को टीम गठित कर घटना में संलिप्त युवक को पकड़ने के लिए छापेमारी का निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने रविवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर यह सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि मृतक अजीत कुमार पप्पू पासवान के यहाँ नौकरी करता था। नौकरी करने के बाद मृतक अपने घर के लिए चला गया। उसी दिन मृतक अपने घर पर मछली बनवाया और अपने एक दोस्त सोनू साह और उसके भाई विकास पासवान को बुलाया। तीनों युवक खाना खाने के बाद एक कमरे में दरवाजा बंद कर अवैध हथियार 2 पिस्टल जो कि मृतक अजीत पासवान पप्पू पासवान के यहाँ से संभवतः लाया था। मृतक अजीत पासवान इस हथियार को खोल जोड़ कर रहा था। इसी क्रम में अजीत पासवान के द्वारा गलती से गोली चल गई और मृतक के पेट में एक गोली लग गई। एसपी ने बताया कि घटित घटना के बारे में मृतक के दोस्त सोनू साह ने रहिका थाना पर उपस्थित होकर पुलिस को सारी सच्चाई बताई, जबकि उसके निशानदेही पर मृतक अजीत पासवान के घर से पुलिस ने एक पिस्टल, एक मैगजीन व एक खोखा बरामद किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 4 युवकों पर केस किया गया है, जबकि सतलखा पाठक टोल निवासी जयप्रकाश के पुत्र सोनू साह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इसका भी आपराधिक इतिहास रहा है। अन्य की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। टीम में शामिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 व 2, पुलिस निरीक्षक तकनीकी कोसांग रहिका थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार, राजनगर थानाध्यक्ष सचिन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक मोहम्मद मोइन, सिपाही सुरेश कुमार, मनोहर कुमार, शिव कुमार उराव शामिल हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय सहित अरेर प्रखंड में तब हरकंप मच गया जब प्रखंड प्रशासन कृषि प्रशासन के साथ खाद दुकानों का औचक निरीक्षण करने पहुंची। खाद दुकानदार के बीच मानो हरकंप सा मच गया। गौरतलब हो कि बेनीपट्टी के प्रखंड विकास पदाधिकारी बीएओ नौशाद अहमद व प्रखंड प्रमुख के साथ तकरीबन आधा दर्जन से अधिक खाद दुकानों का निरीक्षण किया। इस मामले को लेकर कई जगहों से शिकायत आई थी कि खाद दुकानदारों के द्वारा दर से अधिक रुपए की वसूली की जा रही है, साथ ही कई अनियमितता बरती जा रही है। इस औचक निरीक्षण में कई मामले सही पाए गए। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। बेनीपट्टी मुख्यालय सहित प्रखंड के अरेर में शनिवार को बीडीओ महेश्वर पंडित ने बीएओ नौशाद अहमद एवं प्रमुख प्रतिनिधि राजेश यादव के साथ करीब आधा दर्जन खाद दुकानों का औचक निरीक्षण किया। बीडीओ, बीएओ व प्रमुख प्रतिनिधि ने बेनीपट्टी उप डाकघर के समीप स्थित अपना किसान ट्रेडर्स, बिहटा बाजार के निकट स्थित न्यू शंकर खाद बीज भंडार व न्यू किसान खाद बीज भंडार, काली स्थान बिहटा के निकट स्थित उन्नत कृषि केंद्र, अंबेडकर चौक अनुमंडल रोड स्थित कन्हैया खाद बीज भंडार एवं अरेर चौक स्थित किसान खाद बीज भंडार की जांच की। जांच के दौरान बीडीओ ने खाद दुकानदारों से स्टॉक, दर, मूल्य तालिका के बारे में पूछताछ कर जानकारी ली। जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि अंबेडकर चौक अनुमंडल रोड स्थित कन्हैया खाद बीज भंडार के संचालक कन्हैया महतो दुकान पर उपस्थित नहीं है। उनके द्वारा दुकान पर सूचना लिखी गई थी कि स्टॉक सेल रजिस्टर लाने वो मधुबनी जा रहे हैं। वहीं अरेर स्थित किसान खाद बीज भंडार पर खाद से संबंधित मूल्य तालिका बोर्ड पर अंकित नहीं मिला। साथ ही यहाँ एक किसान से कुछ अधिक रुपए भी खाद की बोरी में दुकानदार के द्वारा लिए जाने की जानकारी जांच टीम को मिली। फलतः रबी फसल की खेती के मौसम में खाद दुकान से अनुपस्थित रहने वाले इस दुकानदार एवं अरेर स्थित किसान खाद बीज भंडार से स्पष्टीकरण पूछे जाने की बात बीडीओ एवं बीएओ ने पत्रकारों को बताई। जबकि बेहटा बाजार के समीप स्थित एक दुकानदार के द्वारा भी 2 किसान से खाद में कुछ अधिक रुपए ले लिए जाने की बात सामने आई। इसके बाद उन दोनों किसानों को लिए गए अधिक रुपए दुकानदार से जांच टीम की ओर से वापस दिलाए गए। इस संबंध में बीडीओ महेश्वर पंडित ने बताया कि रबी खेती के मौसम में क्षेत्र के किसानों से खाद दुकानदारों के द्वारा निर्धारित दर से अधिक रुपए की वसूली किए जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद प्रखंड प्रशासन ने कृषि विभाग के अधिकारियों एवं प्रखंड प्रमुख के साथ टीम बनाकर खाद दुकानों की औचक जांच करनी शुरू की है। इधर खाद दुकानों के औचक निरीक्षण से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं कई किसानों ने बताया कि गेहूं की करीब 90% खेती किसान कर चुके हैं। इसके बाद खाद दुकानों के स्टॉक और निर्धारित राशि औचक निरीक्षण होना गंभीर सवाल खड़ा करता है। हालांकि पटवन अभी बाकी ही बचा है। खाद की जितनी खपत गेहूं की खेती के क्रम में होती है, उतनी ही पटवन भी।
आज खाद्य उर्वरक समिति के द्वारा जांच किया गया है विभिन्न खाद्य बीज भंडारों का। शिकायत मिल रही थी कि अधिक से अधिक कीमतों पर बेचा जा रहा है किसानों को खाद। इसमें क्या जानकारी मिली है और क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय लोगों के द्वारा इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपट्टी, हमारे बीओ साहब और माननीय प्रखंड प्रमुख जी के हस्बैंड के साथ हम लोग मार्केट के अंदर जितने भी दुकान थे उनका हम लोगों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में ये पाया गया कि जो यूरिया का दाम 266 रुपया है, वह मैक्सिमम 280 रुपये में ये लोग बेच रहे हैं और कई दुकानदार तो 266 का 266 में ही बेच रहे हैं। साथ ही डीएपी 1350 दाम है, उसमें 15-20 रुपया ज़्यादा लेकर के लोग बेच रहे हैं, लेकिन निर्देश दिया गया है कि जो उचित दाम है उसी पर वो बेचे। अब तक संतुलन देखा गया है, लेकिन यदि किसी तरह का शिकायत आएगा तो किसान से अनुरोध रहेगा कि वो मुझे या बीओ या अन्य प्रखंड स्तर किसी भी पदाधिकारी को या माननीय प्रमुख जी को वह संज्ञान में दे, त्वरित हम लोग कार्रवाई करेंगे और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी से हम लोग अपने क्षेत्र को मुक्त रखेंगे। मतलब आज हिदायत दी गई है और अगली बार अगर किस तरह की शिकायत पाएगी तो कार्रवाई भी हो सकती है? बिल्कुल। यदि अब किसी प्रकार का शिकायत मिलता है कि इनके द्वारा जो दर निर्धारण है सरकार के द्वारा उससे ज्यादा दर पर यदि बेचा जा रहा है तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी। क्या आपको बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी, जैसे जानकारी आई है, कल हमने बीएनएन खबर भी चलाई थी, क्या लग रहा है कि सुधार होगा? बिल्कुल सुधार होगा। आज माननीय प्रमुख जी ने हम लोगों को कहा था कि जो उर्वरक निगरानी समिति के सदस्य हैं और बीडीओ सर हैं, बीओ साहब हैं, तो एक बार देख लिया जाए। तो बीडीओ सर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कहा कि हम लोग सभी दुकान पर चलते हैं और डायरेक्ट किसान से भी बात करते हैं। तो वही देखा गया कि कमोबेश जो दुकानदार हैं बाजार में तो 10-20 के अंतर पर बेच रहे थे, लेकिन उन लोगों को भी सख्त हिदायत दिया गया है कि जो उचित मूल्य है उसी पर बेचे। सारे जगह अब कह दिया गया है कि उर्वरक निगरानी समिति के सभी लोगों का बीडीओ साहब का नंबर आप उपलब्ध कराइए। जिन किसान को जहां भी दिक्कत होता है वो सीधे इन नंबरों पर संपर्क करें और यहाँ पर जो बीओ साहब के द्वारा नियुक्त कर दिया गया है जिन कर्मियों को, उन लोगों को भी कहा गया है कि आप उस समय उपलब्ध रहिए जब किसान यहाँ आते हैं और उनको जो भी दिक्कत हो उनकी दिक्कत को सुनिए। अगर किसानों को कोई दिक्कत होगी तो आप लोगों के मोबाइल नंबर पर भी कॉल किया जा सकता है? एकदम जब भी दिक्कत होगा तो बीडीओ सर हैं, बीओ साहब हैं, माननीय प्रमुख जी हैं और उर्वरक निगरानी समिति के जितने भी सदस्य हैं, चूंकि पिछले बैठक में भी हम लोगों ने तय किया था कि जब भी उड़नदस्ता निकलेगा तो सभी सदस्य भी जाएंगे। हो सकता है कई कारण से सदस्य लोग नहीं आए हैं, लेकिन उन सदस्यों के नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं, आप लोगों के नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं। आप लोगों के माध्यम से भी अगर हम लोगों को शिकायत कहीं से प्राप्त होगा तो त्वरित कार्रवाई उर्वरक निगरानी समिति के द्वारा की जाएगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड स्थित आरएनजे डिग्री कॉलेज में शासी निकाय की बैठक हुई। इस बैठक में विधायक सुधांशु शेखर और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि डॉक्टर डीके झा की मौजूदगी में कॉलेज के आर्थिक और विकासात्मक मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। आरएनजे डिग्री कॉलेज मधवापुर में शासी निकाय की बैठक हुई। विधायक सुधांशु शेखर और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि डॉक्टर डीके झा की मौजूदगी में कॉलेज के आर्थिक और विकासात्मक मुद्दों पर चर्चाएं हुई। पिछली बैठक की संपुष्टि के बाद प्रिंसिपल जयमंत मिश्रा ने प्रत्येक माह वेतन मद में होने वाले खर्चों व भवन की कमी से विधायक व विश्वविद्यालय प्रतिनिधि को अवगत कराया। आने वाले समय में भवन की कमी पूरी करने का आश्वासन विधायक ने दिया। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और विधायक ने कॉलेज के वर्ग कक्ष, पुस्तकालय, जिम हॉल, कार्यालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर सचिव प्रोफेसर भगवान दास मिश्रा, हुअरसर प्रोफेसर राम नरेश ठाकुर, म्यूजिक टीचर प्रोफेसर हेमंत कुमार, प्रोफेसर माया शंकर झा, प्रोफेसर भरत यादव, डॉक्टर सत्यनारायण दास, प्रोफेसर हिमांशु कुमार, प्रोफेसर नरेंद्र कुमार मिश्र, पुस्तकालय अध्यक्ष रविंद्र झा, लेखापाल नरेंद्र कुमार झा उपस्थित थे। राम निरंजन जनता महाविद्यालय हमारे हरलाखी और विधानसभा मधवापुर क्षेत्र में पड़ता है। ये भारत और नेपाल के जो बीच में बॉर्डर पे ये कॉलेज है और इस कॉलेज में जो विधि व्यवस्था है तो कुछ भी नहीं था, यहाँ भवन भी नहीं था और हम इस कॉलेज को जगाने का काम किए। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज का जो कार्यक्रम है यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं और यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, कॉलेज चल रही है कि नहीं चल रही है, बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एग्जाम हो रही है कि नहीं हो रही है, यही देखने के लिए आए हुए हैं।
यूनिवर्सिटी के स्टाफ आए हुए हैं और हम अध्यक्ष होने के नाते यहाँ उपस्थित हैं और जो भी सुविधा होगी हम इस कॉलेज के लिए करेंगे। क्या लगा जितनी व्यवस्थाएं आपको देखने में मिली, यहाँ क्या आवश्यकताएं हैं और आगे इस पर? बच्चे के लिए भवन भी है, पढ़ने के लिए क्लासरूम है, लेबोरेटरी है, टीचर भी उपलब्ध है और कुछ भवन की कमी है उसको हम जल्द पूरा करेंगे। आज निरीक्षण में क्या सब देखा गया? आज संडे है, संडे में तो बच्चे यहाँ उपस्थित है, टीचर लोग हैं, संसाधन वगैरह वो सब ठीक है। संसाधन जो भी वित्तरहित कॉलेज है, जो भी संसाधन है उसमें पूर्ण है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी जिला की प्रभारी मंत्री सह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री बिहार सरकार लेसी सिंह की अध्यक्षता में मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला स्तरीय संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां सभी विधायक, विधान पार्षद, जिला पदाधिकारी व अन्य वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में मुख्य रूप से पुल पुलियों के निर्माण पर विस्तार पूर्वक वार्ता की गई। मधुबनी प्रभारी मंत्री जिला सह मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना लेसी सिंह की अध्यक्षता में डीआरडीए मधुबनी के सभागार में जिला स्तरीय संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना अंतर्गत पुल पुलियों पथों के निर्माण की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में पूर्व से निर्मित जर्जर पुल की जगह नए पुल का निर्माण, बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुल की जगह नए पुलों का निर्माण, मिसिंग लिंक पथ का निर्माण, निर्मित पुलों के पहुंच पथ का निर्माण, बसावटों की संपर्कता प्रदान करने हेतु पथों एवं पुल पुलियों का निर्माण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस संबंध में सदस्यों द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए, जिसके आलोक में प्रभारी मंत्री द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। इस बैठक में सदस्य बिहार विधान परिषद घनश्याम ठाकुर, सदस्य बिहार विधानसभा विनोद नारायण झा, अरुण शंकर प्रसाद, सुधांशु शेखर, मीना कुमारी, हरिभूषण ठाकुर बचौल, समीर कुमार महासेठ, भरत भूषण मंडल, जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, एसपी सुशील कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, डीडीसी दीपेश कुमार, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा हेमंत कुमार सहित सभी संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के भेलवा टोला निवासी वयोवृद्ध समाज सेवी अब्दुल रशीद के निधन पर कांग्रेस नेता डॉक्टर शकील अहमद उनके घर पहुंचकर परिजनों से भेंट कर सांत्वना दिया। वहीं इस दौरान उन्होंने होटल के एक विशाल सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। समस्या है देश की, वो है भ्रष्टाचार। और दुख की बात यह है कि भ्रष्टाचार में कोई एक आदमी करता है भ्रष्टाचार, 2-4 लोग उसको मदद करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज इस देश के पूरी सरकार और पूरी जो सरकारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं और उसमें संलिप्त भी लगते हैं। अभी अमेरिकन रिपोर्ट आई कि अदानी साहब ने वहां के लोगों का और भारत के लोगों का लगभग 2000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है और उनके खिलाफ मुकदमा हुआ है। वहां की पुलिस उनको खोज रही है और भारत के लोगों के पैसे का भी गबन हुआ है। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में स्वाभाविक रूप से आपको याद होगा, बहुत से जो पुराने लोग हैं, कि बोफर्स की चर्चा हुई थी जर्मनी में 64 करोड़ रुपए के मामले। हालांकि बाद में बिल्कुल वो गलत साबित हुआ, लेकिन एक रेडियो में चर्चा हो गई थी। तब भी भारत सरकार ने उसकी जांच करवाई, जेपीसी कमेटी बैठी, सारा जांच हुआ, दूध का दूध, पानी का पानी हुआ। उस जांच समिति ने कहा कि नहीं, राजीव गांधी जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पूरी प्रक्रिया के बाद भारत सरकार को जांच करनी चाहिए थी।
भारत सरकार जांच क्या करेगी कि पूरी की पूरी सरकार मोदी जी सहित अदानी साहब को बचाने में लगे हैं। और पार्लियामेंट 25 से पार्लियामेंट चला है। ये 2 दिन संविधान पे बहस हुई है तो पार्लियामेंट चला है, नहीं तो इसके पहले 15 से 20 दिन पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया गया, सिर्फ इसलिए, और सत्ता दल ने नहीं चलने दिया पार्लियामेंट, इसलिए कि पार्लियामेंट चलेगा तो अदानी जी के भ्रष्टाचार का, अदानी जी के मुकदमे का आएगा। और लाखों करोड़ों रुपया उन्होंने भारत के बैंकों से कर्जा लिया हुआ है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसकी भी जांच होने की बात है। इसलिए मोदी जी की छत्र छाया में पूरी भारतीय जनता पार्टी अदानी साहब को बचाने में लगी है, इसीलिए वो पार्लियामेंट में बहस नहीं होने देना चाहते हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी ने अदानी जी और मोदी जी के साथ का फोटो का पोस्टर दिखाया था, तो राहुल जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी किसी न किसी बहाने से। तो अदानी जी से और मोदी जी और उनकी पार्टी का इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा निकला है। तो लगातार तो पूरे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है कि भ्रष्टाचार को अगर उजागर होता है तो लोग पकड़े जाते हैं, सजा होती है, लोगों को जो देखते हैं लोग तो आगे भ्रष्टाचार करने से डरते हैं। मगर दुर्भाग्य की बात है कि मोदी सरकार न केवल उनको प्रश्रय दे रही है बल्कि उनको बचाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। इसलिए ये देश के लिए चिंता का विषय है। हर तरह से जांच होनी चाहिए। सारा एयरपोर्ट अदानी जी को चला जा रहा है, रेलवे का स्टेशन अदानी जी के नाम से चला जा रहा है, रेलवे की लाइन अदानी जी के नाम से चली जा रही है, अदानी रेल चल रही है, चलना शुरू हुई है इस देश में। ये सारे लोग, मालूम है देश के लोगों को कि ये मोदी जी की छत्र छाया में हो रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे देश में कोयला का प्रचुर भंडार है। अभी हम लोग सालों साल अपने देश में जो कोयला का भंडार है उसका इस्तेमाल करके बिजली उत्पादन कर सकते हैं। मगर अदानी जी ने पैसा दिलाया गया स्टेट बैंक ऑफ भारत सरकार के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और उन्होंने कोयले की खदान खरीदी ऑस्ट्रेलिया में। और जिस दिन से उनका कोयला यहां आना शुरू हो गया, के लायक हो गया, उस दिन से भारत सरकार ने कानून बना दिया कि हर जो बिजली पैदा करने वाले कंपनी है उसको 10% विदेशी कोयला खरीदना पड़ेगा, जबकि कोयले का भंडार अपने देश में पर्याप्त कोयले का भंडार है। यही नहीं, 2.5% आयात शुल्क लगता था कि अगर विदेश से आप मंगवाइएगा कोयला तो 2.5% आयात शुल्क लगेगा। जिस दिन से अदानी जी का कोयला उस लायक हुआ कि देश में लौट के आवे वो, तब वो 2.5% जो था मोदी जी की सरकार ने वो 2.5% भी अदानी जी को मदद करने के लिए ये कर दिया। आपको भ्रष्टाचार की सीमा ऐसी है कि रास्ता है कि यहां से दरभंगा अगर जाना है, कोयला ले जाना है, तो हम NH पकड़ेंगे और रहिका होते हुए, केलवाही होते हुए दरभंगा चले जाएंगे। लेकिन अदानी जी के फायदे पहुंचाने के लिए मोदी जी की सरकार में ऑर्डर होता है कि नहीं, ये जयनगर से दरभंगा सीधे नहीं जाएंगे, यहां से जाएंगे हरलाखी, हरलाखी से जाएंगे बेनीपट्टी, बेनीपट्टी से जाएंगे बसैठा, बसैठा से कप्तौल होके, वैसे यानी रास्ता बढ़ा के, क्योंकि उनके कोयले को दाम अच्छा मिले, महंगा दाम मिले, इसलिए मोदी जी, क्योंकि ढोने वाले भी वही हैं। इसलिए इस देश की अभी सबसे बड़ी समस्या है वो भ्रष्टाचार की है, और भ्रष्टाचार में कोई छोटा आदमी नहीं, प्रधानमंत्री और उनकी पूरी पार्टी संलिप्त है अदानी जी वाले भ्रष्टाचार में। और भी भ्रष्टाचार के कई मामले हैं, लेकिन अदानी जी वाले भ्रष्टाचार में व्यक्तिगत रूप से मोदी जी और उनकी पूरी सरकार, उनकी पूरी पार्टी संलिप्त। तो गठबंधन में है, इलेक्शन आने पर कोई फैसला होगा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख तक तो हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस है, आरजेडी है, लेफ्ट पार्टी के लोग हैं, और भी कुछ छोटे दल हैं, ये सब हम लोग मिलकर पिछले बार लड़े थे, उसमें कोई अभी तक तब्दीली नहीं हुई है। भविष्य में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। ये चिंता का विषय है। अगर शराबबंदी है
और गैर कानूनी शराब कोई बिजनेस कर रहा है, कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की घटनाएं न हो। और जाहिर है कि अगर आप नशे की हालत में रहेंगे तो अपने एक्शंस पे आपको कंट्रोल नहीं है। जो दूसरी बीमारियां हैं, जैसे गाड़ी चोरी का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो जाता है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि इसको गंभीरता से ले। जिला प्रशासन भी, हमारे अनुमंडल का प्रशासन भी, सबको चाहिए कि गंभीरता से लेके अपराध की घटनाएं कम हो, कानून का राज स्थापित हो, इसके लिए कोशिश करना चाहिए। सर, महंगाई है, बेरोजगारी तो 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज भारत में है। लेकिन उसी को आसान करने के लिए जो अंग्रेज किया करते थे, अंग्रेजों को इस देश में शासन करना था, तो 1857 में जब उन्होंने भारत को संपूर्ण रूप से कब्जा कर लिया एक तरह से, तो उन्होंने एक रास्ता सोचा कि हम समाज को लड़ाएं। तो उस समय 60% हिंदू समाज के लोग थे इस देश में और 35% मुस्लिम समाज के लोग थे। यही दोनों बड़ा समाज था। 95% अंग्रेजों ने इनको लड़ाया कि लोग आपस में लड़ते रहेंगे और हम शासन करते रहेंगे। 90 साल तक अंग्रेजों ने आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ा के इस देश में 1857 से 1947 तक इस देश पे शासन कर लिया। वही भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कर रहे हैं कि आपस में लोगों को लड़ावे, मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर, वक्फ के नाम पर, 3 तलाक के नाम पर, जिस नाम पर लड़ाई हो सकती है वो लड़ाने की कोशिश करें। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ें। आज भी 95% है, 80% हमारे हिंदू समाज के भाई हैं, 15% मुस्लिम समाज के लोग हैं। 95% आपस में लड़ेंगे तो न भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा करेगा, न बेरोजगारी पे कोई चर्चा करेगा, न महंगाई पे कोई चर्चा करेगा। तो यही नीति जो अंग्रेजों की थी, वही नीति आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी की है। एक ठीक कहा हमारे पत्रकार साथी ने कि बेरोजगारी इतनी है इस देश में, महंगाई इतनी है इस देश में, आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ रही हैं इस देश में, बॉर्डर हमारे सुरक्षित नहीं रह गए हैं, उसके बाद भी उस पर लोगों का ध्यान नहीं हो, धर्म के नाम पर, सांप्रदायिक के नाम पर आपस में लड़ा के, और सरकार चाहती है, जिसको कहता है कि रक्षक ही भक्षक बन जाए। तो सरकार का काम क्या है? जो घर का गार्जियन, प्रधानमंत्री का काम क्या है कि अगर किसी समाज से ऊंच नीच भी हो गई तो ऐसी बात करके समाज को जोड़ने की कोशिश करना होता है। लेकिन जब घर का गार्जियन ही घर के अलग अलग सदस्यों को लड़ाने लगे आपस में, जात के नाम पर, गोत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो स्वाभाविक रूप से एक चिंता का विषय है। और इस देश के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो हमको लड़ाने की कोशिश की जा रही है, ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये आपस में हमको लड़ा के, दिमाग भटका के कोई भ्रष्टाचार करने का प्रयास कर रहा है और भ्रष्टाचार छुपाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए जो हम लोग आपस में, सामान्य लोग भावुक होके धर्म के नाम पे झगड़ा तलाशने लगते हैं, वो समझ जाइए कि धर्म के नाम पे झगड़ा करा के हमको मूर्ख और बेवकूफ बनाया जाता है। बहुत ही निंदनीय है। वहाँ के जो अल्पसंख्यक है, जैसे मुस्लिम समाज भारत में अल्पसंख्यक है, बांग्लादेश में हमारा हिंदू समाज अल्पसंख्यक है, उस पर आक्रमण हो रहा है। गलत है, मैंने पहले भी इस पर बयान दिया है कि गलत है, असहनीय है। भारत सरकार को, उनको नाराजगी भारत से हो सकती है। शेख हसीना जिनके खिलाफ आंदोलन हुआ, जिनके वजह से उनकी सत्ता गई, वो भाग के भारत में आ गई हैं। भारत सरकार ने उनको, मोदी सरकार ने उनको पनाह दिया है। तो हो सकता है कि बांग्लादेश के लोगों को भारत से नाराजगी हो कि क्यों जो वहाँ के अलोकप्रिय प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको सहारा दिया। लेकिन ये हमारा अधिकार है, हमारे देश का अधिकार है कि दुनिया में कहीं से कोई परेशान आए तो हम उसको ये करें। लेकिन उसका ये मतलब जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम वहाँ के अल्पसंख्यकों को, वहाँ के हिंदू भाई को तंग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को, भारत को और बांग्लादेश की सरकार को, कुछ अभी जो वहाँ प्रधानमंत्री हैं यूनुस साहब, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया है, भारत ने बुला के सम्मानित किया है, वो भारत के मित्र रहे हैं। और वहाँ के अल्पसंख्यकों पर अगर ऐसा हो रहा है, और भारत के एक तरह से के वो बहुत अच्छे, एक तरह से तारीफ करने वाले लोग रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की जिम्मेदारी है कि
कि वहाँ जो हिंदू समाज पर और भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश के हिंदू समाज पे जो आक्रमण हो रहे हैं, जो उनको तंग किया जा रहा है, इच्छा हो रही है, उसको अविलंब समाप्त करने का प्रयास। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। ग्लोबल हेल्थ केयर डायबिटीज रिसर्च सेंटर रहमगंज दरभंगा के द्वारा कलवाही प्रखंड के नरार पुस्तकालय चौक पर डायबिटीज जागरूकता अभियान के तहत निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर तकरीबन 200 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। कलवाही प्रखंड के गांव नरार पुस्तकालय चौक पर डायबिटीज जागरूकता अभियान के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर ग्लोबल हेल्थ केयर डायबिटीज रिसर्च सेंटर रहमगंज दरभंगा के चिकित्सकों के द्वारा लगाया गया। निःशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजनकर्ता पंचायत नरार पश्चिमी युवा मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह थे। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ उठाया। चिकित्सक डॉक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में डायबिटीज के रोगी में भी काफी इजाफा हो रहा है। पंचायत नरार पश्चिमी में गरीब गुरबा निसहाय लोगों की दिक्कतों को देखते हुए उन्होंने अपने स्तर से पंचायत में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसमें लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारी की जांच कर परामर्श दी गई। उन्होंने बताया कि इस चिकित्सा शिविर में डायबिटीज, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर एवं ईसीजी की जांच कर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया गया। चिकित्सक ने कहा कि गरीब असहाय लोग अपनी बीमारी व पैसे की तंगी के कारण मधुबनी व दरभंगा जैसे बड़े शहर के अस्पताल में जाकर चिकित्सा नहीं करवा पाते हैं। बताया कि चिकित्सक दल के द्वारा शिविर लगाकर नरार पुस्तकालय चौक अवस्थित पुस्तकालय भवन में सैकड़ों लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य चेकअप व जांच किया गया। पंचायत नरार पश्चिम के लोगों ने मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह एवं स्वास्थ्य टीम दल की प्रशंसा की। चिकित्सक ने सैकड़ों मरीजों को देखकर बीमारी से संबंधित सही खान पान एवं दिनचर्या का विस्तृत रूप से जानकारी दिया। शिविर में स्वास्थ्य जांच के लिए सुबह करीब 10 बजे से ही भीड़ देखी गई, जिसके बाद चिकित्सकों की जांच टीम के द्वारा तकरीबन 200 लोगों की जांच कर दवा दिया गया। चिकित्सकों ने कहा कि मानव सेवा धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। वहीं मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में सक्षम है वे उसी क्षेत्र के माध्यम से लोगों की सेवा कर पुण्य कमा सकते हैं। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में डॉक्टर अभिनव कुमार, सेंटर हेड नीतीश उपाध्याय, अमित आनंद, गौतम कुमार, काजल कुमारी, पापिया सरकार, कृष्ण कुमार, रवि कुमार सहित कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। आप लोगों द्वारा यहाँ शिविर लगाया गया था, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, डायबिटीज अवेयरनेस अभियान है। इसके तहत हम लोग कलवाही में करीब कलवाही ब्लॉक में आपको ये कुरसोलिया, मलमल, ये मधेपुर, खरपुर, कलवाही, ये 4-5 पंचायत में हम लोग इस कैंप को आयोजन कर चुके हैं और आगे भी इसी ब्लॉक में हम लोग इस कैंप का आयोजन करेंगे। ये डायबिटीज अवेयरनेस यानी मधुमेह जागरूकता शिविर हम लोग लगा रहे हैं। इसके तहत हम लोग हर एक पंचायत में जो भी ये मतलब मजदूर हैं या गरीब लोग हैं, जो भी लोग हैं उनका हम लोग निःशुल्क जाँच, निःशुल्क ओपीडी ये सब कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि ठंड के समय में अक्सर जो है डायबिटीज, हार्ट, ये सब शुगर, ये सब जो है अक्सर जो है लोगों का बढ़ जाता है। इसके तहत लोगों को जागरूकता करना है कि आपको ठंड के समय में डायबिटीज, ये बीपी, ये सब कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। रहन सहन कैसे रखना है, खान पान रखना है, खान पान, ये सब चीज़ बताया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित आनंद हुआ। हमारे अस्पताल में आने का रूट मैप है, जिससे कि किसी को आने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके थ्रू आ सकते। यहाँ जो निःशुल्क शिविर लगा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था हमारे समाज में जितने भी लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि मधुमेह होता क्या है, डायबिटीज मतलब मधुमेह होता है। उनको इसके बारे में जानकारी देना, उनको इससे अवगत कराना है कि इससे क्या इसमें क्या कठिन मतलब परिस्थितियों में वो कैसे इस अपने आप को सही रखें, खान पान का कैसे संयमित खान पान करें, वो किस रूप से हम इस चीज़ से बच सकते हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में लोगों को बताया गया है, इससे उन्हें अवगत कराया गया है। खान पान सही रखना है, नियमित व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, आपको सुबह टहलना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी दी गई है। डायबिटीज के मरीजों को खान पान में क्या खाना चाहिए और
मतलब रहन सहन की शैली में क्या परिवर्तन करना चाहिए? उसमें देखना होता है कि वो उन्हें किस टाइप का मधुमेह है। मधुमेह 4 प्रकार के होते हैं, तो उसमें देखना होता है कि उन्हें किस टाइप का मधुमेह है, कैसा है। वो जांच के बाद ही हम लोग जनरली मतलब आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस तरह का है, और जैसा उनका रिपोर्ट रहता है उसके हिसाब से फिर उनको खाने का हमारे मतलब जो हमारा जो हॉस्पिटल है वहाँ पर डाइजेशन की सुविधा है। उनके जांच के बाद जो डॉक्टर कैसे सजेस्ट करते हैं उन्हें डाइट की सुविधा सारी चीज़ें दी जाती है, वो भी मुफ्त में दी जाती है कि उन्हें क्या खान पान करना है, कैसे खान पान करना है, उनका वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग उनके खाने पीने का डाइट बनाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है वो जांच के ऊपर निर्भर है। किसी मरीज को आपके यहाँ अगर दिखाना हो तो कहाँ जाके संपर्क कर सकता है? वहाँ पे वो जब आएंगे अल्पट्टी, तो अल्पट्टी से केस कॉलेज के रास्ते में हमारे जीसस मैरी स्कूल के जस्ट अपोजिट में हमारा हॉस्पिटल है, ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, और हमारे यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है। बहुत जल्द हम लोग आयुष्मान लेके आ रहे हैं। टीपीए में हेल्थ इंश्योरेंस पे सारा हमारा टाइप हो चुका है, 7-8 कंपनी से हो चुका है। आयुष्मान भी बहुत जल्द हम लोग लेके आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को जोड़ना, गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज हो पाए, हमारा बस यही प्रयास है। क्या नाम हुआ? नितेश उपाध्याय। मुखिया जी, आपके अधीनस्थ, आपके तत्वाधान में यहाँ जो शिविर लगा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहले आप लोगों का नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी पंचायत के अंतर्गत सबका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और ये हमारे नारार और मधुबनी जिला और प्रखंड के लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ दूर दराज गाँव देहात क्षेत्र में हमारा इस तरह का फैसिलिटी टीम दिए हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। आज देखिएगा भयावह रूप में शुगर की बीमारी फैलते जा रही है, जिसको मधुमेह बोलते हैं। पब्लिक को जानकारी नहीं है या केयरलेस है, जो बढ़ जाता है तो उस वजह से पैरालिसिस मारता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ जितने भी मतलब गरीब मजदूर हैं या हमारे जो भी गार्जियन हैं, वो सब मतलब अपने आप शरीर के ऊपर फिटनेस पर ध्यान दें। इसके लिए इनके तरफ से निःशुल्क शिविर लगाया गया है, जो यहाँ पे ब्लड टेस्ट, उसके बाद शुगर का टेस्ट, ब्लड प्रेशर का टेस्ट, मतलब ईसीजी सब निःशुल्क दिया गया है। जागरूकता के तहत जिसको दिक्कत है छोटी मोटी ट्रीटमेंट या सलाह दिया गया है। अगर कुछ ज्यादा दिक्कत है, परेशानी है, तो उनके लिए बोला है वेलकम है। उनके जो हॉस्पिटल पर जाएंगे फीस नहीं लगेगा, और बाकी का जो स्टेट मतलब जो टेस्ट है उसका इलाज होगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ दूर दराज क्षेत्र में आदमी अपने फिटनेस के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और इनसे संपर्क में रहें, और जो हमसे बन पड़ता हूँ प्रयास करते हैं समाज को देने का। इस सबके लिए उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। मान लीजिए कोई पेशेंट आपके यहाँ जाना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो कैसे पहुँचेंगे या कौन सा जगह पहुँचेंगे, ये बताइए। ये स्टेशन से आए या दिल्ली बोर्ड से भी आएंगे तो अरलपट्टी आना है, और अरलपट्टी से जीसस मैरी स्कूल के पास आना है। जीसस मैरी स्कूल के अपोजिट में हमारा हॉस्पिटल है, और एक मोबाइल नंबर है जिसपे कि आप संपर्क कर सकते हैं, 7360002864। इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे, जो भी सुविधाएं होंगी हम हॉस्पिटल का नाम देंगे। और हॉस्पिटल का नाम है ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर। अगर दरभंगा कोई जाता है तो वहाँ से जाने के लिए रूट क्या है आपके अस्पताल के पास? हमारे यहाँ ट्रेन माध्यम से भी आप आ सकते हैं, बस माध्यम से भी आ सकते हैं, टेम्पो के माध्यम से भी आ, रिक्शे के माध्यम से भी आ सकते हैं। सारी सुविधा उपलब्ध है। रोड पे, मेन रोड पे हम लोग का हॉस्पिटल, और कहीं से भी पूछेंगे डॉक्टर नवीन कुमार के यहाँ जाना है तो वो आपको गाइड कर देंगे। यहाँ सर किस चीज़ का शिविर लगा हुआ था? ये आपको डायबिटीज, ये शिविर लगा हुआ है डायबिटीज ग्लोबल हेल्थ केयर के तरफ से, ठीक है ना। ये पूरे आपके शरीर को जो शुगर जो टेस्ट होता है, बीपी होता है, ईसीजी होता है, निःशुल्क सेवा। कितने मरीज आए थे यहाँ? टोटल आपके पास, मेरे पास हैं 71-72 के आसपास है। यहाँ क्या क्या चीज़ का जांच हुआ है? यहाँ बीपी का जांच हुआ है, ब्लड शुगर का जांच हुआ है, ईसीजी जांच हुआ है। क्या फ्री निःशुल्क हुई है? निःशुल्क सेवा। और क्या क्या सुविधा दिया गया यहाँ मरीजों को? यहाँ मरीजों को ओपीडी देखा गया है, ब्लड टेस्ट किया गया है, ईसीजी किया गया है निःशुल्क। आपका ब्रांच भी कहीं है? हम लोग का ब्रांच है दरभंगा रामगंज ग्लोबल हेल्थ केयर के नाम से। वहाँ क्या क्या चीज़ का इलाज होता है? वहाँ सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे हमारा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट है, तो वो सारी चीज़ का इलाज होता है। जिसमें क्या क्या चीज़ का? जिसमें आपको सर्जरी हुआ, ऑर्थो हुआ, कार्डियो हुआ, पल्मोनोलॉजी का हुआ, मोस्ट ऑफ केस का न्यूरो हो गया।
कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत अपार कार्ड बनाने को लेकर काफी लाभ निहित किए गए हैं, जिससे छात्र छात्राओं को अत्यधिक लाभ होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि निजी विद्यालयों को अपार कार्ड बनाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार निजी विद्यालय के एक संचालक ने इससे जुड़ी परेशानियों के बारे में विस्तार से बताया है। सरकार के आलोक में राज्य के सभी सरकारी व निजी विद्यालय में अपार कार्ड बनाने की योजनाओं से शिक्षक और छात्र छात्राएं मायूस देखे जा रहे हैं। मधुबनी के सभी सरकारी व निजी विद्यालय में अपार कार्ड बनाने को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। निजी विद्यालय के संचालक साहबुद्दीन ने कहा कि अपार कार्ड बनना तो अच्छी बात है, जिससे सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लाभ भी मिलेगी, लेकिन जब भी अपार कार्ड बनाने के लिए लोग तत्परता से लगते हैं, उसी समय या तो नेट की समस्या हो जाती है, कभी लिंक फेल कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि महीने दिन में करीब 10 विद्यार्थी का अपार कार्ड बना, परंतु 10 छात्र छात्राओं में मात्र 3 छात्रों का अपार कार्ड पूरी तरह बन पाया, जबकि विद्यालय में लगभग 450 छात्र छात्रों की संख्या है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने दिनों में सभी छात्र छात्राओं का अपार कार्ड बनना संभव हो सकेगा। विद्यालय के संचालक साहबुद्दीन ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अपार कार्ड सरकार की योजनाओं में अच्छी पहल है, पर निजी विद्यालय को हमेशा से सौतेलापन दिखाया जाता है, जबकि सरकारी विद्यालयों में अपार कार्ड के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाता है। कोई परसेंटेज तो छोड़ दीजिए, 1% ही नहीं बना। 10 को लड़के का भी ठीक से उस पर ई शिक्षा कोर्स में नहीं लोड हुआ है, क्योंकि यहाँ का साइबर कैफ जो है, जो भी साइबर वाला है, सब तक क्या कहते हैं 10 बजे 11 बजे के बाद बंद हो जाता है। पता नहीं कौन सा इन लोग दिए हुए हैं। और ये जो अभी कार्ड बनेगा, इससे जो फायदा होने वाला है, तो सभी बच्चे को सरकारी स्कूल को ज़्यादा फायदा होगा, प्राइवेट वाले को उतना फायदा देगा नहीं। झूठ मूठ का प्राइवेट वाले बच्चे को गार्जियन को परेशान करते हैं। हम तो सरकार से यही कहेंगे कि प्राइवेट वाले बच्चे को खाली ये फीस दे दे, तो सरकारी स्कूल से बेहतर पढ़ाई प्राइवेट स्कूल वाला करेगा। सिर्फ जो है बच्चे का फीस हमको दे दे, बच्चे का जो फीस होता है, जो सरकार अपना तय करती है, वो फीस हमको खाली अगर दे दे, तो हम लोग तो जितना प्राइवेट स्कूल वाला है पूरे इंडिया का धमाल मचा देंगे। हमारा बच्चा IIT निकलेगा, IIT निकालेगा, मेडिकल निकालेगा। पास 450 बच्चे हैं, 460 बच्चे मात्र 10 बच्चा का अभी तक 10 बच्चे का बना, उसमें भी जो है 3 बच्चे का कार्ड मिला, बाकी का मिला ही नहीं। क्योंकि यहाँ का जो विधि व्यवस्था है एजुकेशन विभाग का एकदम लुंज पुंज है, किसी तरह का काम सब जितना है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज लहरियागंज।
महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है। प्रगति शोध फाउंडेशन एवं भोजपुरी साहित्य विकास मंच के द्वारा कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में जयनगर DB कॉलेज के वाणिज्य विभागाध्यक्ष युवा शिक्षाविद डॉक्टर शैलेश कुमार शौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। मनुष्य का आदिम जीवन ही लोक साहित्य की मूल भूमि है। इसका मनुष्य के अस्तित्व और उत्तरजीविता के साथ गहरा संबंध है। वसुधैव कुटुंबकम ही लोक साहित्य का आधार है। इसके बगैर लोक साहित्य की परिकल्पना असंभव है। यह उद्गार DB कॉलेज जयनगर के वाणिज्य विभागाध्यक्ष व राम नरेश सिंह एजुकेशनल फाउंडेशन के महासचिव युवा शिक्षाविद डॉक्टर शैलेश सिंह शौर्य ने कोलकाता में प्रगति शोध फाउंडेशन व भोजपुरी साहित्य विकास मंच द्वारा भारतीय भाषाओं के लोक साहित्य में मानवीय मूल्य और प्रतिरोध के स्वर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सह भोजपुरी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में व्यक्त कर रहे थे। संगोष्ठी का शुभारंभ मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विमलेश त्रिपाठी, पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर गुरुचरण सिंह, डॉक्टर रामानुज द्विवेदी, विजय किशोर पांडे व प्रकाश प्रियांशु ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान अतिथिगण को तिलक लगाने के साथ अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागत किया गया। सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर जमील हसन अंसारी ने कहा कि लोक साहित्य ने राजा राम को जन जन का राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया। संगोष्ठी का संचालन प्रिया श्रीवास्तव व धन्यवाद ज्ञापन विनोद यादव ने किया। संगोष्ठी में मुख्य रूप से विवेक मणि त्रिपाठी, डॉक्टर प्रदीप प्रभात, लखन सिंह, डॉक्टर रूबी कुमारी, स्निग्धा सिंह, प्रिया पांडे, रोशनी सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के बॉलीवुड डांस स्कूल ने नृत्य के क्षेत्र में एक और मुकाम हासिल किया है। गौरतलब हो कि आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडिया गेट नई दिल्ली राजपथ पर बॉलीवुड डांस स्कूल की झिझिया बिटिया ग्रुप के द्वारा परफॉर्मेंस दिया जाएगा। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। इंडिया गेट नई दिल्ली राजपथ पर 26 जनवरी 2025 को बॉलीवुड डांस स्कूल की झिझिया बिटिया ग्रुप झिझिया करती नजर आएगी। 76वां गणतंत्र दिवस का हिस्सा बनने पर बॉलीवुड डांस स्कूल के बच्चों में, अभिभावकों में एक अलग ही खुशी है। 20 वर्षों से झिझिया कर मेहनत कर दिल्ली के राजपथ पर संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली एवं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार के द्वारा होने वाले इस कार्यक्रम का यह ग्रुप हिस्सा बना। गौरतलब हो कि कुछ दिन पूर्व यह आयोजन का प्रारूप आया था, जिसमें बॉलीवुड डांस स्कूल
ने परफॉर्म किया और फिर यह वीडियो सेलेक्ट हुआ और अब वहां के हिस्सेदारी का मौका मिला। 18 वर्ष से ऊपर की 10 लड़कियां जो बॉलीवुड डांस स्कूल में पिछले 10-12 वर्षों से झिझिया कर रही हैं, वो बच्चे इसका हिस्सा बनेंगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, बेहतर प्रस्तुति के लिए ग्रुप के 4 बच्चे अपनी अलग अलग जगह पर पढ़ाई को बैलेंस करते हुए बाहर से अपने ग्रुप को सपोर्ट करने मधुबनी पहुंच रहे हैं। बॉलीवुड डांस स्कूल के निदेशक विक्रांत कुमार ने सभी अभिभावकों को इस सफलता का श्रेय दिया। उन्होंने अभिभावकों को कहा कि झिझिया को इतना खूबसूरत बनाने में, लोकप्रिय बनाने में बच्चों की इस टीम को हिस्सा बनाया है, जिसमें अभिभावकों ने भी दिन रात मेहनत की है। गौरतलब हो कि 26 जनवरी को नई दिल्ली के लिए में पूरे 1 महीना के कार्यक्रम की तैयारी के साथ 26 दिसंबर को यहां से टीम निकलेगी, जो 26 जनवरी को राजपथ पर बिहार मधुबनी की बिटिया झिझिया करती नजर आएगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पर झंडा फहराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आगामी 22 दिसंबर को मधवापुर के डिग्री कॉलेज के मैदान में वीर शिवाजी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन होगा। गौरतलब हो कि इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस टूर्नामेंट में 8 राज्यों के क्रिकेट खिलाड़ी शामिल होंगे। वहीं इसका फाइनल मुकाबला 11 जनवरी 2025 को होगा। डिग्री कॉलेज मैदान मधवापुर में 8 राज्यों से क्रिकेट खिलाड़ियों की टीम टूर्नामेंट में शामिल होंगी। उद्घाटन समारोह में बिहार व नेपाल सरकार के कई मंत्रियों को न्योता भेजा गया है। यह जानकारी वीर शिवाजी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 के बैनर तले आयोजन समिति के प्रवक्ता कुमार आशुतोष निखिल ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट का उद्घाटन 22 दिसंबर और फाइनल मुकाबला 11 जनवरी 2025 को होना सुनिश्चित किया गया है। वहां मौजूद विधायक सुधांशु शेखर ने कहा कि आपसी समरसता बनाकर सभी लोग खेल को मनोरंजन और विकास की भावना से खेलें, ताकि सीमा पर नेपाल से बड़ी संख्या में आने वाले दर्शक और खिलाड़ी मधवापुर से अच्छा संदेश लेकर जा सके। प्रिंसिपल जयमंत मिश्र, अध्यक्ष पीताम्बर मिश्र, सचिव राजेश कुमार साह, बीमा अतिबुल रहमान, शैलेंद्र साह, सतीश साह, लाल किशोर, रजवंत साह, शिव कुमार साह समेत कई लोग थे। भारत और नेपाल के कुल 8 राज्यों से टीमें यहां इस आयोजन में शिरकत कर रही हैं, तो कुल मिलाकर एक बेहतर क्रिकेट देखने का अनुभव जो है, उम्मीद है कि ऐसा आप लोगों को लगेगा। 8 राज्यों से दिग्गज टीमें हैं, जिसमें कई ऐसे खिलाड़ी जो है नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, ऐसे खिलाड़ी भी इसमें शिरकत करने जा रहे हैं। तो तमाम क्रिकेट प्रेमियों से यह अनुरोध रहेगा कि जिस तरह से आपका स्नेह और आपका प्यार मिलता आया है वीर शिवाजी T20 क्रिकेट को, उसी तरह से इस बार भी मिलेगा। और अंत में हमें देख रहे तमाम दर्शकों से एक बार पुनः इस आयोजन के आमंत्रण के साथ मैं आप तमाम दर्शकों से विदा चाहता हूं। और साथ ही यह बताना चाहता हूं कि मीडिया लाइव न्यूज इस आयोजन का चैनल पार्टनर है, तो इस चैनल के माध्यम से जितने भी टूर्नामेंट के मैच आयोजित होंगे, उन सभी मैचों का लाइव टेलीकास्ट जो है कराया जाएगा मीडिया लाइव न्यूज चैनल पर। और इस बार जो है व्यवस्था भी सुदृढ़ रहेगी। लाइव में आपको स्कोर बोर्ड, रिप्ले वगैरह सारी चीजों का समावेश रहेगा। तो कुछ हाईटेक तरीके जो हैं इस बार समावेशित हो रहे हैं इस आयोजन में। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन क्रिकेट का अनुभव कराने के लिए वीर शिवाजी प्रीमियर लीग क्रिकेट आयोजन समिति संकल्पित है, और हमें उम्मीद है कि आपके स्नेह और आपके प्यार की बदौलत हम इसको एक बार पुनः सफल करने में साबित होंगे। पत्रकार बंधुओं का, मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन है यहाँ RNJ डिग्री कॉलेज ग्राउंड में। और अभी जो आप लोगों को जिस उपलक्ष्य में बुलाया गया है वो ये है कि इस वर्ष के वीर शिवाजी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 सीजन 8 के लिए आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस आयोजन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां यहाँ जो आयोजन समिति के प्रतिनिधि हैं और माननीय विधायक और इस कॉलेज के अध्यक्ष श्री सुधांशु शेखर जी और प्राचार्य, इन सभी की गरिमा में मौजूदगी में आज इस वर्ष के आयोजन से संबंधित तमाम जानकारियां जो है सार्वजनिक की जाएंगी। सबसे पहले वीर शिवाजी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन समिति की तरफ से मैं तमाम क्रिकेट प्रेमियों का और सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वीर शिवाजी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जो अपने आरंभ से ही एक अलग जुनून के साथ होता चला आ रहा है और
इस आयोजन में हमारा मोटिव ये रहा है कि क्रिकेट के बहाने, क्रिकेट के साथ साथ हम लोग जो हमारे स्थानीय प्रतिभा हैं, जो घरेलू प्रतिभाएं हैं, उनको भी प्रोत्साहित करें और उसी कड़ी में हम लोग इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि लगातार आप लोग देखते चले आ रहे हैं, तो इस वर्ष भी हम लोग घरेलू प्रतिभाओं को पर्याप्त मौका देते हुए एक बेहतरीन क्रिकेट का यहाँ पे आयोजन करने जा रहे हैं। और आयोजन समिति के प्रवक्ता के तौर पर मैं आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों से गुजारिश करूंगा कि 22 दिसंबर 2024 से 11 जनवरी 2025 तक जो यह आयोजन होने जा रहा है, उसमें आप लोग अपनी अपनी सहभागिता दें, जरूर पहुंचिए। अब हमारे समिति के जो प्रतिनिधिगण हैं वो इस आयोजन को लेकर जो भी समय सारणी है, जो कितनी टीमें हैं, कौन कौन खेलेंगे, क्या क्या विशेष आयोजन है, इस बारे में तमाम जानकारियां जो है आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। आमंत्रण की बात है तो हमारे इस आयोजन में इस बार बिहार सरकार और नेपाल सरकार के कई मंत्री, उनकी गरिमा में मौजूदगी में उद्घाटन समारोह जो है यहाँ पे किया जाएगा। अब चूंकि मंत्री लेवल का जो प्रोटोकॉल है उसमें कंफर्मेशन की दरकार होती है, तो उस कंफर्मेशन के 100% एश्योरेंस के बाद हम लोग इस चीज को सार्वजनिक करेंगे। लेकिन अभी तक जितनी बात चल रही है उस हिसाब से 4-5 मंत्री बिहार सरकार के होंगे और इसके अलावा मध्य प्रदेश, जो नेपाल के प्रदेश नंबर 2 के भी मंत्री लोग रहेंगे। और भव्य तरीके से टूर्नामेंट का शुभारंभ 22 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। राम निरंजन जनता महार डिग्री कॉलेज है, इस कॉलेज के प्रधानाध्यापक भी यहाँ उपस्थित है और इस क्रिकेट के जो आयोजक हैं, सभी आयोजक को भी हम धन्यवाद देते हैं। अध्यक्ष सचिव भी है, आए हुए हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इससे पहले भी ये कार्यक्रम किए और किसी तरह की भेदभाव करते हुए सफलतापूर्वक सफल हुआ कार्यक्रम। उसी तरह से आज जो फिर 22 तारीख से जो स्टार्टिंग हो रहा है, तो इस कार्यक्रम को भी आप सफलतापूर्वक लोगों का दिल जीतने का काम करें। और जो ये हमारी भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है, नेपाल के भी लोग यहाँ आते हैं, तो एक अच्छा संदेश लेकर जाए, यहाँ के लोग, यहाँ के युवा एक अच्छा संदेश लेकर जाए, इसकी हम कामना करते हैं। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। 10वीं प्रखंड क्षेत्र में 10 दिवसीय विष्णु महायज्ञ का आयोजन होना है। विश्व कल्याणार्थ के लिए आयोजित इस विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ 17 दिसंबर को होगा, जिसके बाद आगामी 9 दिनों तक इस यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। वहीं इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 10वीं प्रखंड क्षेत्र के सिमरी में विश्व कल्याणार्थ हेतु 17 दिसंबर से आयोजित 10 दिवसीय विष्णु महायज्ञ की तैयारियां अंतिम चरण में है। महायज्ञ को लेकर मंडप के साथ 108 हवन कुंड बनाए गए हैं। आगामी 17 दिसंबर को कलश स्थापना के बाद संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के साथ यज्ञ प्रारंभ होगी एवं 18 दिसंबर से 9 दिनों तक हवन पूजन कार्यक्रम चलेगी। हवन कुंड का 7 मंजिला यज्ञशाला बनाए गए हैं, जहां चारों अखाड़ा, नरमोही, नरवानी, दिगबर व राम दिगबर का संत दर्शन भी लोग करेंगे। प्रतिदिन रात के 8 बजे से 1 बजे तक वृंदावन बांके बिहारी के रास लीला का भी आयोजन किया गया है। मौके पर यज्ञ संचालन करता अखिल भारतीय पंचझरिया अनि निर्मोही अखाड़ा वृंदावन से आए हुए बाबा बाल किशोर दास जी महाराज, यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष सुनील कुमार समेत अन्य सदस्यों ने बताया कि 17 दिसंबर को 751 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी एवं 22 दिसंबर तक अपराह्न 3 बजे से संध्या के 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा एवं रात्रि के 8 बजे से 1 बजे तक रासलीला, 18 दिसंबर से 26 दिसंबर तक सुबह के 7 से 10 बजे तक हवन कार्यक्रम, 23 से 25 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं पुरुष के द्वारा दंगल कुश्ती का आयोजन किया गया है। प्रतिदिन महाभंडारा चलेगी। 27 दिसंबर को यज्ञ का समापन होगा। जी बाबा, आप यहाँ
देख रहे हैं जो बहुत दिनों से लगभग महीना 1.5 महीना से रामधुन चल रहा है और यज्ञ का विष्णु महायज्ञ का यहाँ जानकारी मिली है। क्या है यज्ञ का आयोजन, कैसे आप यहाँ पहुँचे और क्या सब यज्ञ में करना है, क्यों आप यहाँ यज्ञ करवा रहे हैं, क्या इसके पीछे तात्पर्य है, थोड़ा सा आप जानकारी देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूछने का। ये तात्पर्य है, ये परम मिथिला धाम है और इसमें आगमन मुझको अचानक इंद्र पूजा का, यहाँ जो इंद्र मेला लगते हैं सिमरी बाजार पर, हम लोग इंद्र पूजा को दर्शन करने आए थे। वहीं से कुछ बातचीत हुई और मैंने गांव का भ्रमण में निकला तो यहाँ की जगह जो है मुझे आकर्षित कर ली और आकर्षित करने के बाद ये जगह जो आप देख रहे हो वो जंगल थे। इस जंगल में मैंने आकर के यहाँ कुछ समय दिया। समय देने के बाद समाज सबसे बातचीत हुई और अच्छा प्रेम के साथ कुछ अच्छा वार्तालाप हुआ, जिसमें हम लोगों को समाज का पूरा सपोर्ट सहयोग मिला, जिनके माध्यम से आज 1 महीना 25 दिन हो गया सीताराम धुन, अभी 11 दिन और होगा। तो इतना दिन से सीताराम धुन चल रहा है और इस विष्णु महायज्ञ में विश्व कल्याण के लिए ही विष्णु महायज्ञ किया जाता है। तो हर मानव के कल्याण के लिए विष्णु महायज्ञ जो होने जा रहा है, जिसमें संपूर्ण श्रद्धालु भक्त भगवान का इसमें सेवा है और ग्रामवासी का भी सेवा है। और इसमें प्रोग्राम इस प्रकार का है। कब से यज्ञ का आयोजन किया गया है? 17 तारीख मंगलवार, यही दिसंबर महीना में। दिसंबर महीना 17 तारीख मंगलवार से यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। महावीरी झंडा भी खड़ा होगा, कलश यात्रा शोभा होगा, रासलीला शुरू हो जाएगा और 18 तारीख से हवन पूजन का कार्य 108 कुंड में हवन भी होना प्रारंभ होगा। यज्ञ की विशेषताएं क्या है, इसमें क्या सब आपका कार्यक्रम? यज्ञ का विशेष कार्यक्रम इसमें यही है कि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम चल रहा है। उसके बाद है वेद यज्ञ मतलब हवन, तो हवन 108 कुंड में होगा। उसके बाद है श्रीमद् भागवत कथा, तो श्रीमद् भागवत कथा भी है। रासलीला भी बांके बिहारी जी का है और अंतर्राष्ट्रीय दंगल महिला पुरुष का दोनों का है, महिला का भी पुरुष का भी। ये अंतर्राष्ट्रीय दंगल 3 दिन का है और ये प्रोग्राम जो चल रहा है इसमें समस्त ग्रामवासियों की सेवा है और सहयोग है और समस्त भक्तगण का भी सेवा सहयोग। कब समापन इसका कब होगा? 27 तारीख 27 दिसंबर को समापन जी, 27 दिसंबर का ये पूर्णाहुति हो जाएंगे। 28 तारीख का भंडारा होंगे। इसमें बाहर के साधु संत लोग भी भाग लेंगे क्या? बाहर का भी साधु संत आए, हनुमानगढ़ी से नागा बाबा सब आ रहे हैं और इसमें अयोध्या से भी अभी आए हैं श्री महंत जी, उनका नाम है परम पूज्य स्वामी श्री रामदास जी महाराज हैं। ये सब पहुँच चुके हैं, जगह पहुँच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा को जानकारी देने के लिए। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।